गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ये हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं अपनी। कल हम एक लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे इस स्लाइड का, ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से अनआंसर्ड रह गया था, मतलब पूरा डिस्कस नहीं हो पाया था कंप्लीटली, क्योंकि उस समय कुछ नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो अब हम इस क्लास को वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, मैं एक बार जल्दी से आपको इस लगभग तो ये डिस्कशन हो ही गया था इस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ दोबारा से। ठीक है, देखिए, आंसर तो मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे कॉज की जगह हमें लिखना है रीजन। ठीक है, जो एक फाइनल बात मैं कल कहते कहते वो नेट चला गया, और राम राम भाई सभी को। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग भी। देखो, ये जो कॉज है, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो कॉज है और रीजन है, ये दोनों ही नाउन्स हैं। हिंदी में हम दोनों का मतलब सेम निकालते हैं कि कॉज का मतलब भी वजह, रीजन का मतलब भी वजह, लेकिन इंग्लिश में डिफरेंस होता है, मतलब कॉन्टेक्स्ट में इनके डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो यहां से समझना। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि कॉज इज व्हाट जस्टिफाइज व्हाट मेक समथिंग हैपन। कॉज वो होता है जिसकी वजह से कोई काम होता है या कुछ हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा, रीजन इज व्हाट जस्टिफाइज समथिंग। रीजन वो होता है जो किसी चीज को जस्टिफाई करता है। अब ऐसे में होता क्या है कि जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं अपने आप, डूइंग्स, डूइंग्स का मतलब जो काम हम करते हैं अपने आप, तो उनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। क्योंकि अगर हम कुछ कर रहे हैं, नाउन के लेक्चर एंड होने के बाद सर एक डाउट क्लास भी, बिल्कुल बच्चे, हाँ बिल्कुल डाउट क्लास रखेंगे नाउन के एंड होने के बाद में। देखो, मैं आपको बताता हूँ, आज हम लोग कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे ये कर रहे हैं ना, तो थोड़े से और बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आज हम नाउन का जो हमारा क्लासरूम असाइनमेंट होता है वो डिस्कस करेंगे, और फिर अगली क्लास डाउट के रख देंगे। ठीक है, तो देखो, कॉज इज व्हाट मेक्स समथिंग हैपन और रीजन इज व्हाट जस्टिफाई समथिंग। तो जनरली रीजन उन एक्शंस के पीछे होता है जो हम करते हैं। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई रीजन होता है, जस्टिफिकेशन होता है। जैसे कोई पर्सन है, शहर गया, वेंट टू द सिटी, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। भाई क्यों गया? नौकरी ढूंढने के लिए गया, काम धाम ढूंढने के लिए गया। ठीक है, किस लिए गया? ठीक। या जैसे मान लो किसी पर्सन ने कंप्यूटर खरीदा, तो इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई रीजन होगा कि उसने क्यों खरीदा। ठीक है, किसी को पनिश किया, किसी ने पनिश समबडी, किसी को पनिश किया, तो इसके पीछे भी रीजन होगा कि हम उसको सुधारना चाहते हैं। ठीक है, उसकी गलती को उसको रियलाइज करवाना चाहते हैं। तो जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। रीजन का मतलब है जस्टिफिकेशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम अपने आप हो जाते हैं, हैपनिंग्स। हैपनिंग्स का मतलब उनमें कोई डूअर नहीं होता जो उन्हें करता हो, वो अपने आप ही हो जाते हैं। इनमें कॉज होता है, इनमें रीजन नहीं होता है। जैसे कि कल हमने पढ़ा अर्थक्वेक है, मान लो। अब अर्थक्वेक में कोई डूअर नहीं होता जो अर्थक्वेक लाता हो। अर्थक्वेक तो ये होता है टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव कर जाती हैं अपनी जगह से, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज हो जाता है। तो अर्थक्वेक के पीछे ना कोई रीजन नहीं है, इसके पीछे है कॉज, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। या जैसे सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है। अब जैसे प्लैनेट्स हैं, एक लाइन में आ गए, तो एक की शैडो की वजह से एक्लिप्स क्रिएट हो गया। तो इसके पीछे भी कोई रीजन नहीं है, कोई मतलब इसके पीछे कॉज है। रीजन केवल उन्हीं कामों में जिनको कोई करता है अपने आप। ठीक है, फॉल इल, मान लो कोई पर्सन बीमार पड़ गया, तो इसके पीछे भी कोई रीजन नहीं होता, इसके पीछे भी कॉज होता है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो इनके पीछे है कॉज। जिनमें कोई करता है किसी काम को, उनके पीछे होता है रीजन। तो कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हो कि जब कोई किसी काम को करता है, डूअर होता है कोई, तो उसमें कोई ना कोई रीजन होता है। लेकिन जब कुछ काम अपने आप हो जाते हैं तो उनमें कोई रीजन नहीं होता, उनमें केवल कॉज होता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा, आई डोंट हैव एनी कॉज टू डाउट हिज वर्ड, कि भाई इस पर्सन ने जो मुझे न्यूज बताई है मैं उस पर डाउट क्यों करूं, तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर मैं डाउट कर रहा हूं तो उसकी कोई वजह होगी कि जो वो बात बता रहा है वो लॉजिकल है। लेकिन अगर ऐसा मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है डाउट करने का, तो इसी को हम रीजन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर आ गया रीजन। चलो, सम मोर क्वेश्चंस। असाइनमेंट कहाँ मिले? ओहो हो यार, तुम लोगों का असाइनमेंट देखो, पता नहीं दुरानी सर ने आज अपलोड किया कि नहीं। एक काम करता हूँ, या तो आप लोग अभी लेक्चर एंड होने के बाद असाइनमेंट ढूंढ लेना नेट पे। ठीक है, नेट पे क्या, ऐप पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो जो दुरानी सर का नंबर है 88887888, उस पर एक मैसेज डाल लेना,
तो आप लोगों के जो व्हाट्सएप नंबर है ना, उन पे मैं पीडीएफ के थ्रू सेंड करवा दूंगा, अगर ऐप पे नहीं होगा तो। ठीक है। बाकी जो आज मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, वो तो अभी सामने स्लाइड पे दिख जाएंगे। बाकी जो उसका पीडीएफ है ना, वो मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे या तो सेंड करवाऊंगा, या ऐप पे वो अपलोड हो गया होगा, वो क्लास ओवर होने के बाद तब ढूंढना। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। देयर वॉज अ बिग बोट इन द सेंटर ऑफ द रिवर। अब देखो, सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट विच इज लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स, जो ऑल साइड से इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड है। जैसे ये पॉइंट ए है तो ये सेंटर है। अच्छा, मिडिल का यूज हम करते हैं जनरली तब जब दो साइड हो किसी चीज के, उनके बीच का कोई पॉइंट हो, जैसे ये बी है तो ये मिडिल है। अब हमें पता है जैसे रिवर है, रोड है, इनमें दो साइड होती हैं, तो इनमें सेंटर पॉसिबल नहीं है, इनके लिए यहाँ पे लिखो मिडिल, इन द मिडिल ऑफ द रिवर। फिर हमने लिखा द टीचर गेव अस अ वर्बल टेस्ट इंस्टेड ऑफ द रिटन वन। अब देखिए आप लोग एक चीज समझना, जैसे कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप, तो इसके दो तरीके के होते हैं। कम्युनिकेशन के होते हैं दो तरीके के, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये समझना। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक। तो वर्बल कम्युनिकेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक तो बोलकर ओरली, और दूसरा लिखकर रिटन। तो वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, जब मतलब जिस कम्युनिकेशन के लिए हम वर्ड्स का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वर्बल। तो वर्ड्स का यूज हम दो तरीके से करते हैं, या तो बोलकर या फिर लिखकर। तो ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें शब्दों का यूज हो। ओरल हो गया मौखिक, रिटन हो गया लिखित। अच्छा, फिर कई बार हम कम्युनिकेशन बिना शब्दों के भी कर सकते हैं, विदाउट वर्ड्स। ठीक है। तो विदाउट वर्ड्स जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ में, तो वो होता है नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बिना शब्दों के हम कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो देखिए, जैसे साइंस हैं, सिंबल्स हैं, जेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है। इनके थ्रू जब हम अपना मैसेज किसी को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता है दो तरीके से, वर्बली, नॉन वर्बली। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, ओरल एंड रिटन। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जो वर्बल है उसमें ओरल और रिटन दोनों इंक्लूडेड होते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि समथिंग इज रिटन नॉट वर्बल और समथिंग इज ओरल नॉट वर्बल। ठीक है। वट एवर इज ओरल और रिटन दैट इज वर्बल। जो ओरल है या रिटन है वो वर्बल ही होता है। ठीक है। अब जैसे हमने कहा द टीचर गेव अस अ वर्बल टेस्ट इंस्टेड ऑफ द रिटन वन, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि टीचर ने हमें रिटन टेस्ट ना देके वर्बल टेस्ट दे दिया। लेकिन भैया रिटन में तो वर्बल ही होता है, तो अगर टीचर ने हमें रिटन टेस्ट नहीं दिया होगा तो वो टेस्ट हो गया ओरल। तो आप यहाँ पे लिखो एन ओरल टेस्ट। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हमें समझना है ओरल और वर्बल का डिफरेंस, कि ओरल का मतलब होता है व्हाट इज स्पोकन, मौखिक, और वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक। ठीक है। और ओरल और रिटन दोनों ही वर्बल में इंक्लूडेड होते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएं। वी इंटरव्यूड ईच इंडिविजुअल ऑफ द कम्युनिटी। ये काफी आसान क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता रहता है, इसलिए समझा देता हूं। देखो यहाँ पे समझना, एक तो ईच डिटर्मिनर है, दूसरा इंटरव्यूड जो वर्ब है, इसके लिए इंडिविजुअल वर्ड ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये वर्ड ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, इंडिविजुअल वर्ड एडजेक्टिव होता है, नाउन नहीं होता। तो या तो इसके साथ में नाउन लिखो, वी इंटरव्यूड ईच इंडिविजुअल पर्सन ऑफ द कम्युनिटी, और नहीं तो ये हमेशा गलत रहेगा। देखो दो वजह है गलत होने की, एक तो ये जो इंटरव्यूड वर्ब है ना, इंडिविजुअल इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, एक गलती। दूसरी गलती क्या है कि जो इंडिविजुअल एडजेक्टिव है वो बिना नाउन के भी नहीं यूज हो सकता। अगर ये नाउन होता तो इसे हो जाता, लेकिन ये नाउन नहीं है, इंडिविजुअल एडजेक्टिव होता है, तो इसके साथ हमें कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो या तो इंडिविजुअल को हटा के इसकी जगह कोई नाउन लिख दो, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, या फिर ये एडजेक्टिव है इसके साथ ही में कोई नाउन लिख दो, इंडिविजुअल पर्सन लिख दो, इंडिविजुअल मेंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है। तो इसको लिखो, वी इंटरव्यूड ईच इंडिविजुअल पर्सन ऑफ द कम्युनिटी, ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दिस एंजाइटी कुड बी द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओवरडोज ऑफ द मेडिसिन। देखो इसको समझाने से पहले ना मैं एक छोटी सी तुम्हें बात और समझा देता हूं। इंग्लिश में एक वर्ड होता है इफेक्ट, इसका मतलब होता है रिजल्ट। फिर एक इंग्लिश में वर्ड होता है इन्फ्लुएंस,
इसका मतलब होता है इफेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि इफेक्ट मस्ट बी इक्वल टू, एक मिनट, इफेक्ट नहीं, इन्फ्लुएंस मस्ट बी इक्वल टू रिजल्ट। ये तो लॉजिक है, सबको आता है, मैथ्स वगैरह आप सारे लोग पढ़ते ही होगे। ठीक है, हाँ, मैथ्स वगैरह तो सब पढ़ते ही हो ना, तो सबको पता ही होगा। देखो होता क्या है, जैसे हमने लिखा ए इक्वल्स बी, बी इक्वल्स सी, देन ए ऑटोमेटिकली इक्वल सी। यही होता है ना लॉजिक। भाई अगर ए बी इक्वल हैं और बी और सी इक्वल हैं तो ए और सी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर इफेक्ट का सिनोनिम रिजल्ट है और इन्फ्लुएंस का सिनोनिम इफेक्ट है तो इन्फ्लुएंस और रिजल्ट एक दूसरे के सिनोनिम हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, ये अगेंस्ट लॉजिक चला गया, हमें समझना है कि भाई ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि कायदे से तो ऐसा होना चाहिए। तो देखिए मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इफेक्ट वर्ड के मीनिंग दो होते हैं। इफेक्ट वर्ड का मतलब, एक मिनट में सारा मिटाता हूँ ये एक्चुअली जो इफेक्ट वर्ड है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं। इसका मतलब इन्फ्लुएंस भी होता है और इसका मतलब रिजल्ट भी होता है। ये कई बार इन्फ्लुएंस और रिजल्ट वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करने के लिए आते रहते हैं। ठीक है, अब हमें इन्फ्लुएंस का और रिजल्ट का डिफरेंस समझना है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक छोटा सा स्टेटमेंट है, आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। इन्फ्लुएंस इज व्हाट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। ये समझना है स्टेटमेंट कि इन्फ्लुएंस इज व्हाट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। इन्फ्लुएंस वो होता है जो रिजल्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इन्फ्लुएंस है प्रोसेस, ठीक है, और रिजल्ट है आउटकम। आउटकम का मतलब परिणाम होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से ये बात समझाता हूं। मान लो ये आइस है और इस आइस को हमने हीट किया तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो आइस का वाटर बन जाना जो है ना, ये तो है रिजल्ट। वाटर जो है ये रिजल्ट है, कन्वर्जन है, आउटकम है। अच्छा, और ये जो हीट है, टेम्परेचर, ये इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से वो रिजल्ट हमें मिला। तो बस ये डिफरेंस है। इन्फ्लुएंस इज व्हाट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। इन्फ्लुएंस वो होता है रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तो जो वाटर रिजल्ट है ना, वो हीट की वजह से आया, तो हीट है इन्फ्लुएंस और वाटर है रिजल्ट। तो ये हमें समझना है कि इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, ठीक है, और रिजल्ट उस प्रोसेस का एंड है। मतलब एंड का मतलब है आउटकम है। ठीक है, ये समझना है। अब मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लिखता हूं, उनको समझना। देखो, जैसे हमने लिखा द मैन, एक मिनट मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखना अपना। दिस एंग्जाइटी कुड बी द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओवरडोज ऑफ द मेडिसिन। अब किसी पर्सन ने ओवरडोज ले लिया, ठीक है, तो उसका ये जो एंग्जाइटी है ना, ये रिजल्ट है। एंग्जाइटी उसका क्या है, आउटकम है, रिजल्ट है। तो अगर ये रिजल्ट है तो हमने जो इसके लिए इन्फ्लुएंस वर्ड यूज कर रखा है ना, ये गलत है। यहाँ पे या तो लिखो रिजल्ट या लिखो इफेक्ट। ये आंसर है। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे। सर गुड इवनिंग, प्लीज आस्क स्टूडेंट्स टू सेंड अ मैसेज मेंशनिंग होम नेम एंड एनकॉम एच। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए आप सारे बच्चों के लिए एक दुरानी सर का मैसेज है। हाँ ठीक है, कि आप लोग जो हो, इनमें से कुछ बच्चे जैसे व्हाट्सअप मुझे लगता है अपने नंबर पे यूज नहीं करते, अच्छी बात है। आप ठीक है, नहीं यूज करते हो, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देते हो, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मतलब किसी दूसरे नंबर पे व्हाट्सअप यूज करना चाहते हो या मन बदल रहे हो, व्हाट्सअप यूज करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करना है कि ये जो हमारा नंबर है जो दुरानी सर के पास रहता है, 8888788878, ठीक है, इस नंबर पर आप अपना नेम, ठीक है, और लिखना है, और एनकॉम एच लिखना है। एनकॉम एच आपका बैच एक्चुअली जिसमें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये आपको सेंड करना है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड करना है। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ। असल में जैसे मान लीजिए आपको असाइनमेंट आपके साथ शेयर करना है या कोई पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन है,
अर्जेंटली आपके साथ में शेयर करनी है, ठीक है, या आपके साथ में नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, तो हम उसको कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ना ये क्या करना है, व्हाट्सअप वगैरह यूज कर लीजिए, ठीक है। या मान लो जो आपने हमें नंबर दे रखा उस पर नहीं, किसी दूसरे नंबर पे व्हाट्सअप यूज करते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपना नाम, ठीक है, नेम लिखना है, और आगे एनकॉम एच लिखना है उसके बाद में स्पेस देके, ठीक है। एनकॉम एच आपका बैच है जिसमें आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। और इसको आपको ये नंबर जो है 8888788878 इस पे भेजना है व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। और इस नंबर को आप जो 8888 वाला है इसको सेव कर लीजिए। जो हमारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है या इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाएगी इसी नंबर के थ्रू, मतलब वही नंबर है जिसके थ्रू हम आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आप हमारे साथ कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को कर लेना है। डन। चलिए, तो आपके जैसे जो हमें असाइनमेंट्स भेजने हैं या कोई आपको न्यूज़ देनी है तो वो हम इसी के थ्रू डिस्कस क्या करेंगे। अब तो बच्चे इस समय ऐसी हालत है, तुम लोग देख ही रहे हो, पूरा लॉकडाउन है 15 अप्रैल तक। और उसके बाद में भी 15 अप्रैल के बाद में ये आगे एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ही देखेंगे मेंस का क्या करना है। या थोड़ा सा अभी देखो, या थोड़ा सा जैसे रिलैक्स वगैरह कुछ होगा मामला तो फिर हम एक काम करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस बैच एक बना देंगे। लेकिन अभी कोई नए बैच की हम सोच भी नहीं रहे, अभी कोई नए बैच की आप बात नहीं करो, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे लिख दो, दिस एंजाइटी कुड बी द इफेक्ट ऑफ द ओवरडोज ऑफ दिस मेडिसिन। अब लास्ट में आ जाओ, 15th क्वेश्चन। द मैन ड्रेस्ड वेल एंड हैड इम्पेकेबल मैनर। द मैन ड्रेस्ड वेल, बच्चे ये सारे बच्चों के लिए, मतलब ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना कि 888878 पे आपको ये लिखना है, सारे बच्चों को ही करना है, ठीक है। भले ही आप अपना व्हाट्सअप यूज करते हो और आपको हमारे व्हाट्सअप मैसेज मिलते हैं तब भी आप एक बार कर ही दो, ठीक है। सारे बच्चों को अपना व्हाट्सअप वाला नेम, हाँ ठीक है, और मतलब व्हाट्सअप वाला नंबर और आपका नाम और एनकॉम एच लिख के भेज देना। ऐप में व्यूज का कैसे पता चलता है, चलो एक दिन मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। अभी इसका आंसर बताओ। द मैन ड्रेस्ड वेल एंड हैड इम्पेकेबल मैनर। द मैन ड्रेस्ड वेल एंड हैड इम्पेकेबल मैनर। इम्पेकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, फ्लॉलेस, ठीक है। ये जो इम्पेकेबल वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग वैसे तो तुम लोग जानते भी होगे, लेकिन फिर भी देखो मैं बता देता हूँ। इम्पेकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस, जिसमें कोई फ्लॉ ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो, परफेक्ट, ठीक है। चलो, तो एक बच्चे ने आंसर बताया, इसका मैनर्स आंसर है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, इसका आंसर मैनर्स ही है, ठीक है। तो मैनर्स क्यों है आंसर, क्यों हमने लिखा मैनर्स यहाँ पे, अब ये मैं समझा देता हूँ, देखो ध्यान से समझना। एक्चुअली बच्चे, ये जो मैनर वर्ड होता है ना, ये जो वर्ड है मैनर, इसका मतलब होता है सलीका, मेथड, किसी काम को करने का तरीका। लेकिन जब हम इसे मैनर्स लिख देते हैं तो इसका एक तो मतलब हो जाता है मेथड्स, ठीक है, और एक इसका मतलब हो जाता है एटिकेट। एटिकेट का मतलब ढंग, शऊर, एटिकेट, ठीक है, शिष्टाचार, ये। तो अगर हमें कभी मान लो ये मीनिंग कन्वे करना है एटिकेट वाला, तो आपको ये वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वही मीनिंग हमें चाहिए था कि वो जो मैन था उसने कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे और उसके मतलब तौर तरीके भी ठीक थे, फ्लॉलेस थे, मतलब उसके एटिकेट में भी कोई कमी नहीं थी। तो आप यहाँ पे लिखो मैनर्स, ठीक है। भेज दिया, बहुत अच्छी बात बच्चे। अब इसी तरीके के एक दो वर्ड मैं और बताता हूँ, देखो उनको भी ध्यान से समझना। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा कलर, ठीक है, और एक वर्ड लिखा कलर्स। एक वर्ड हमने लिखा ड्रग और एक वर्ड हमने लिखा ड्रग्स। एक वर्ड हमने लिखा कस्टम और एक वर्ड हमने लिखा कस्टम्स। देखो जैसे ये वर्ड है, अब कलर जो वर्ड होता है इसका मतलब तो सबको पता है, ये रिंग, रंग, ह्यू। ह्यू का मतलब हालांकि शेड होता है, समझने के लिए लिख दो कि कलर हो गया ह्यू, ठीक है। अच्छा, जब हम कलर्स लिख देते हैं तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूज हो गया, एक मीनिंग। और एक इसका मतलब होता है फ्लैग, कलर्स का मतलब फ्लैग भी होता है। लेकिन इसका मीनिंग फ्लैग तभी होता है जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ड्रग,
ड्रग का मतलब मेडिसिन हो गया। ड्रग स्टोर होते हैं ना, जैसे ड्रगिस्ट होते हैं, तो मेडिसिन हो गया। ड्रग्स लिख देंगे तो इसका एक मतलब तो मेडिसिन हो जाएगा। ठीक है। और एक इसका मतलब हो जाता है नार्कोटिक्स, नशीली दवाएं, हेरोइन वगैरह। ठीक है। कस्टम, कस्टम का कल हमने पढ़ा था ना, टिपिकल बिहेवियर, टाइप ऑफ बिहेवियर होता है कस्टम। कस्टम का मतलब हो गया टाइप ऑफ बिहेवियर। अच्छा, जब हम इसे कस्टम्स लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा टाइप्स ऑफ बिहेवियर, टाइप्स ऑफ बिहेवियर। लेकिन फिर कस्टम्स का एक मतलब और भी होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट। ठीक है। तो ये हमें समझना है कि भाई कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक कोई पर्टिकुलर मीनिंग किसी एक ही फॉर्म में होता है, या तो सिंगुलर में प्लूरल में। ठीक है। एक और वर्ड देखना, आर्म। ठीक है। और आर्म्स। अब जैसे आर्म है, आर्म हमारा लिम हो गया ये पूरा, यहां से लेकर यहां तक। मैं समझने के लिए इसे हैंड लिख देता हूं, लेकिन ध्यान रखना हैंड नहीं होता है। आर्म का मतलब ये पूरा बाजू होता है, यहां से लेकर यहां तक। हैंड केवल इतना होता है जितने फिंगर है। ठीक है। अच्छा, आर्म्स लिख देंगे तो इसका मतलब हैंड्स हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब वेपन्स भी होता है। अच्छा, वो मीनिंग इसका तभी होता है जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक मीनिंग होता है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में, दोनों में नहीं होता। अच्छा, इनसे एक तो ये मीनिंग वाली बात ध्यान रखनी है कि कलर्स का मतलब रंग भी है, कलर्स का मतलब फ्लैग भी है। ठीक है। ड्रग्स का मतलब दवाएं भी है और नार्कोटिक्स भी है। कस्टम्स का मतलब टाइप्स ऑफ बिहेवियर भी है और एक्साइज डिपार्टमेंट भी है। ठीक है। एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि इनसे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन कई बार और भी बन सकता है पेपर में। जैसे हमने लिखा, द पुलिस हैव अरेस्टेड अ ड्रग डीलर। नहीं बेटा, ये बुक्स में नहीं होंगी, ये बातें जो हम डिस्कस करें ना बुक्स में नहीं होंगी। ठीक है। बुक्स में केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं। द पुलिस हैव अरेस्टेड ड्रग डीलर। अब जैसे अगर हम ड्रग डीलर लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मेडिसिन डीलर। तो जनरली लेकिन वैसे होता है, अगर हम यहाँ पे मान लें कि ड्रग का मतलब मेडिसिन नहीं है, नार्कोटिक्स है, नशीली चीजें। ठीक है। तो इसको हमें ड्रग्स लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मेन नाउन डीलर है। ठीक है। ये ड्रग्स मॉडिफायर है, लेकिन हमें पता है कि वो मीनिंग इसका तभी होता है जब हम इसे ड्रग्स लिखते हैं, तो हम इसे ड्रग्स ही लिखेंगे। तो ये जो वर्ड है ना, जैसे कलर्स का मतलब फ्लैग तब होता है जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में कलर्स लिखते हैं। एटिकेट इसका मतलब तब होता है जब हम इसे मैनर्स लिखते हैं। ठीक है। नार्कोटिक्स इसका मतलब तब होता है जब हम इसे ड्रग्स लिखते हैं। एक्साइज इसका मतलब तब होता है जब हम इसे कस्टम्स लिखते हैं। तो इस मीनिंग में अगर हम इस वर्ड को मॉडिफायर बना के लिखेंगे ना, मॉडिफायर बना के लिखेंगे, ठीक है, तो भी आपको प्लूरल फॉर्म में ही लिखना है। एक एग्जांपल से और समझना है ये बात। जैसे हमने लिखा, जैसे एक हमने लिखा, दे हैव रिसीव्ड द एनओसी फ्रॉम द कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है, मान लो हमने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। तो हमें पता है कि यहाँ पे मेन नाउन जो है ना वो डिपार्टमेंट है। अच्छा, और उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने कस्टम लिख दिया, कस्टम डिपार्टमेंट। लेकिन हमें पता है यहाँ पे कस्टम का मतलब रिवाज है, यहाँ पर मतलब कस्टम का मतलब टिपिकल बिहेवियर नहीं है। यहाँ पे कस्टम का मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट। तो वो मीनिंग इसका तभी होता है जब हम इसे कस्टम्स लिखते हैं। तो आप इसको लिखो कस्टम्स डिपार्टमेंट। तो ये जो वर्ड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं ना, अगर हम इनको कभी मॉडिफायर बना के लिखेंगे तो भी आप इसको प्लूरल फॉर्म में ही लिखना, ये ध्यान रखना है। ठीक है। एक और एग्जांपल से ये बात समझना। मान लो हमने एक एग्जांपल लिखा, इट इट क्या, वी हैव अ वैकेंसी फॉर अ मैथमेटिक टीचर। वी हैव अ वैकेंसी फॉर मैथमेटिक टीचर। ठीक है, जैसे हमने ये लिख दिया। थैंक्स बच्चे दीप लक्ष्मी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी क्लास
आपके लिए फायदे की चीज है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने एडमिशन भी तभी लिया है भाई, आपने फीस तो इसीलिए दी है आपने, और एडमिशन भी इसीलिए लिखा है कि कुछ हम अगर टाइम दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, तो उससे कुछ फायदा होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ऐसा है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, अगर हमारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि भाई चलो फायदा हो रहा है वास्तव में, ठीक है, तो यही तो हम भी चाहते हैं। तो देखो, जैसे हमने लिखा वी हैव अ वैकेंसी फॉर अ मैथमेटिक टीचर, तो यहाँ पे टीचर मेन नाउन है और मैथमेटिक इसका मॉडिफायर है, मॉडिफायर। अब हमें पता है कि जब हम नाउन मॉडिफायर्स यूज करते हैं तो उनको सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ता है, लेकिन मैथमेटिक कोई वर्ड होता नहीं है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती ही मैथमेटिक्स है। तो अगर कोई वर्ड केवल एक ही फॉर्म में होता है, तो अगर हम उसे मॉडिफायर बना के भी लिखेंगे तो उसी फॉर्म में लिखेंगे, मैथमेटिक्स ही लिखेंगे एज अ मॉडिफायर भी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ही हैज अप्लाइड फॉर अ सेविंग अकाउंट, ही हैज अप्लाइड फॉर अ सेविंग अकाउंट, ठीक है। ही हैज अप्लाइड फॉर अ सेविंग अकाउंट, एक बार आप लोग इसका आंसर बताएं तो। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पे समझना कि अकाउंट्स के और बैंकिंग के कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लुरल फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे सेविंग्स है, एसेट्स है, आउटलेज है। आउटलेज का मतलब एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। सेविंग्स है, असेट्स है, आउटलेज है, सेल्स है। तो अगर मान लो हम इन वर्ड्स को कभी मॉडिफायर बना के भी लिखेंगे ना, तो भी प्लुरल फॉर्म में ही लिखेंगे। अब जैसे हमने लिखा ही हैज अप्लाइड फॉर अकाउंट, अकाउंट मेन नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट ये बताने के लिए हमने सेविंग लिख दिया, लेकिन ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है सेविंग्स, तो वही लिखो। सेविंग्स अकाउंट हो गया, असेट्स मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स रजिस्टर हो गया, ठीक है। सेल्स इन्वेंट्री हो गई, तो इस तरीके से। ठीक है, बढ़िया। चलो ये हो गया। तो देखिए, हमारे जो क्लासरूम लेक्चर्स हैं प्रोनाउन नाउन के, ये तो हुए ओवर, वी आर डन विद दम। अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे असाइनमेंट के क्वेश्चंस। जैसे हमारा जो नाउन चैप्टर है, इसका जो क्लास असाइनमेंट हम डिस्कस करते हैं, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिस पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये आप यहां से समझेंगे, ठीक है। कितने आज डिस्कस हो जाते हैं देखने वाली बात है, जो बच जाएंगे फिर वो कल डिस्कस करेंगे, वो कल ही डाउट भी ले लेंगे, ठीक है। चलो, आसान है, शुरू में तो आसान क्वेश्चन होंगे, एक बार अपना आंसर बताना शुरू करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर वर ग्रेजिंग मैनी शीप्स इन द फील्ड अक्रॉस द रिवर। देखो, जब दोबारा आप देखोगे इनको तो बढ़िया से नोट्स बनाना, रिवीजन करना, और एक चीज, हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस कहाँ से करना है। देखो, एक तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ सेलेक्ट क्वेश्चंस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, मैं हमेशा कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कोई आपको खास बुक मैं बताऊंगा आपको उसी बुक से प्रैक्टिस करनी है। एक बार ये जो सारी चीजें अभी तक क्लास में पढ़ाई गई, ये क्लियर हो जाएंगी, तो आप किसी बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो, हमने लिखा देयर वर ग्रेजिंग मैनी शीप्स इन द फील्ड अक्रॉस द रिवर, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि शीप नाउन के सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म शीप होती है, तो ये शीप्स गलत है, इसको शीप लिख दो, ये आंसर हो गया। देयर वर ग्रेजिंग मैनी शीप इन द फील्ड अक्रॉस, चलो बढ़िया। नेक्स्ट का आंसर बताओ, वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100 न्यू एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। शीप्स इज रॉन्ग, we should use sheep there, okay. So that's the answer of the question number 1. Now let's come to the question 2. Question number 2, we have expecting at least 100 new applications for the project. Then अब देखिए, मैं रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से सुनना। हमने ये नाउन चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि 100 है, डजन है, मिलियन है, 1000 है।
ठीक है, हाँ, ये जो है ये डिटर्मिनर्स होते हैं। इनको जब हम किसी नाउन के साथ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इस नाउन एप्लीकेशंस के साथ लिखा, तो हमें इनको न्यूमरल बना के लिखना पड़ता है। तो या तो हम लिखें हंड्रेड्स ऑफ, वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ न्यू एप्लीकेशंस, और नहीं तो हम इसके साथ में कोई न्यूमरिक फिगर लिख दें। ठीक है, 100 लिख दें, ए का मतलब हो गया 1, 100 न्यू एप्लीकेशन लिख दें, 300 न्यू एप्लीकेशन लिख दें, ऐसा कुछ लिख दें तो से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में जाते हैं। द मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इन द डील ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं बच्चे। एप्लीकेशन नहीं होगा बेटा, 100 लिख दिया ना, 100 का मतलब हो गया 100 विच इज मच मोर देन 1, जो एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा होने की वजह से हमें उसको नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, द मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इन द डील ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो ये हमने पढ़ा, इक्विपमेंट है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप इसको लिखो सिंपली इक्विपमेंट। द मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इन द डील ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल ट्रेजेडी हैवंट रिसीव्ड डैमेज येट। अब हमने पढ़ा था कि डैमेज का मतलब हार्म होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, उसका मतलब होता है हार्म, लेकिन जो विक्टिम है ना, वो हार्म को तो पहली बात रिसीव नहीं करेंगे। फिर हमने पढ़ा होगा कि एक वर्ड होता है डैमेजेस, जिसका मतलब होता है कंपेंसेशन। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें उसी मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप लिखो डैमेजेस। द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल ट्रेजेडी हैवंट रिसीव्ड डैमेजेस येट। तो डैमेजेस का मतलब हो गया कंपेंसेशन, डैमेज का मतलब होता है हार्म। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनको यूज किया करो। अगर लगे कि यहाँ पे हमें कंपेंसेशन मीनिंग कन्वे करना है तो आप डैमेजेस लिखो, अगर लगे आपको यहाँ पे हार्म की बात हो रही है तो आप डैमेज लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल दीज चेंजेस happening around will certainly affect a great harm to our environment। ये वैसे मैं बता दूं पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको एक बार सोच समझ के आंसर बताओ। डन, ए आर्टिकल नहीं आएगा। देखो एक बच्चे ने सही आंसर बताया, इसमें है पता है क्या, ये जो हमने लिखा ना ग्रेट हार्म, ये नाउन है, और हमने पढ़ा कि हार्म है, डैमेज है, ये नेम ऑफ एक्शन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमें एन आर्टिकल नहीं लिखने चाहिए। एन आर्टिकल का यूज करना चाहिए उन नाउन्स के साथ जो काउंटेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए आर्टिकल लिखा है ना, इसको रिमूव कर दो, क्योंकि ग्रेट हार्म जो है काउंटेबल नाउन है, इसके बाद ए आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमने लिखा द ट्रेनिंग ऑफिसर्स डेयर नॉट चैलेंज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर्स हो गया मेन नाउन पोजीशन, और कमांडर इन चीफ हो गया पजेसिव केस। अब कमांडर इन चीफ एक कंपाउंड नाउन है, तो हमने पढ़ा कि कंपाउंड नाउन्स को अगर हमें पजेसिव केस में लिखना हो तो अपॉस्ट्रोफी लास्ट वर्ड पे यूज करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वर्ड जो होता है ना वो पोजीशन के नियरेस्ट होता है। तो आप इसको ऐसे लिखो, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, द ट्रेनी ऑफिसर्स डेयर नॉट चैलेंज कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवरी वन इज अवेयर ऑफ कमल्स एंड मोहन्स फ्रेंडशिप। अब देखो ये जो फ्रेंडशिप है ये कॉमन पोजीशन है, कमल और मोहन मतलब म्यूचुअल रिलेशन होता है फ्रेंडशिप, तो ऐसा तो होता नहीं हर एक पर्सन का अपना अलग अलग फ्रेंडशिप होगा। तो मोहन और कमल दोनों ही दोस्त होंगे, तो ये म्यूचुअल इनका, या यूं से कह सकते हैं कॉमन पोजीशन हो गया। तो अगर ये पोजीशन इन दोनों का कॉमन है, तो जो पोजीशन के पास लिखा गया नाउन है ना मोहन, उस पर अपॉस्ट्रोफी लिखा रहने दो, जो दूर लिखा है उससे रिमूव कर दो। तो अगर दो नाउन जिन्हें एंड से कनेक्ट किया गया हो किसी कॉमन पोजीशन को शेयर करते हो, तो अपॉस्ट्रोफी का यूज उसके साथ किया करो जो नाउन के पास लिखा हो। ठीक है, तो कमल एंड मोहन्स लिखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इन रिसर्च एंड टीचिंग। खैर देखो जैसे हमने ऑफ एक्सीलेंट लिखा, ठीक है, तो ऑफ प्रिपरेशन है, और जो भी वर्ड हम प्रिपरेशन के बाद लिखते हैं वो उस प्रिपरेशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अब तुम में से जो बच्चे जानते हो ना वो एक्सीलेंट वर्ड की ये एडजेक्टिव है, एक्सीलेंट डिस्क्रिप्शन है एक्चुअली किसी न किसी का। ठीक है, तो एक्सीलेंट वर्ड का यूज हम करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, तो जो डिस्क्रिप्शन वर्ड्स होते हैं ना वो एडजेक्टिव होते हैं। तो एक्सीलेंट वर्ड एडजेक्टिव है, ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो या तो हम इसके बाद कोई नाउन लिख दें, एक्सीलेंट रिसर्च, एक्सीलेंट टीचिंग, एक्सीलेंट कोचिंग, और नहीं तो इसी की नाउन फॉर्म होती है एक्सीलेंस, उसे यूज कर लें।
अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। अच्छा, ये तो हो गया आंसर। तो ये जो एक्सीलेंट वर्ड लिखा ना, ये एडजेक्टिव है, इसको हटा के इसकी नाउन फॉर्म लिख दो, एक्सीलेंस। प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू डू योर हेयर्स इन द मॉर्निंग। अब हमने पढ़ा कि हेयर मटेरियल नाउन होता है, मेटल नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल है, तो इसको हेयर लिखो। जो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं हम उनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको लिखो हेयर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू डू योर हेयर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में हमने लिखा देवर एट लास्ट फ्रीड फ्रॉम द फैटर ऑफ इग्नोरेंस। अब देखिए, जो हमने फैटर नाउन यूज किया ना, इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा करो। ये नाउन्स अपने रिवाइज कर लेना। तो फैटर्स और साइकिल्स, इन दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, बेड़ियां, जंजीरें, और इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया करो। 11th का आंसर अपने आप बताओ। फैटर्स आ जाएगा, ठीक है। फैटर्स का मतलब होता है लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस। 11th का आंसर बताओ बच्चा। चलो मैं बताता हूँ, देखो। ये जो हमने सेक्रेटरी जनरल वर्ड लिखा है ना, सेक्रेटरी जनरल, इसमें मेन वर्ड जो होता है ना, सेक्रेटरी होता है। जनरल इसका मॉडिफायर होता है। मतलब मेन नाउन इसमें जनरल नहीं है, मेन वर्ड है सेक्रेटरी। तो अगर हम इसका प्लूरल करेंगे, तो जो मेन नाउन है उसको प्लूरल करेंगे, जनरल को नहीं करेंगे। जनरल मॉडिफायर है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी सेक्रेटरीज जनरल। द स्पीकर हैज कॉल्ड अ मीटिंग विद द सेक्रेटरीज जनरल ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये हमारा आंसर है। हेयर नहीं बच्चे, फिर हम उसे कर सकते हैं स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। जैसे हमने मान लो टू हेयर लिखा कहीं पे, तो ये गलत है। ठीक है, हम इसको टू हेयर्स है नहीं तो गलत है, कई बार बुक्स वगैरह में लिखा होता है, हम इसे लिख सकते हैं टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। तो हेयर की यूनिट हम स्ट्रैंड, स्ट्रैंड होता है ना एक रेशा, उसे मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द चाइनीज हैव वेरी स्ट्रेंज हैबिट। अब देखिए, चाइनीज का द चाइनीज का मतलब क्या हो गया? द चाइनीज का मतलब है चाइनीज पीपल इन जनरल। तो ये हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पीपल इन जनरल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कस्टम्स का वर्ड का यूज करें, कस्टम्स। द चाइनीज हैव वेरी स्ट्रेंज कस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें। द मैन हु इज पुटिंग हिज हैंड्स इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट्स इज अ साइंटिस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताएं तुम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना बच्चों, इसका आंसर अपने आप एक बार बताओ तो। अब देखिए, कुछ बच्चों ने लिखा था वो लिख को लिख दें ट्राउजर, क्योंकि मेन नाउन यहाँ पे पॉकेट्स है। तो ट्राउजर मेन नाउन है नहीं, तो हम इसे ट्राउजर्स कर दें। लेकिन ट्राउजर हम इसे लिख नहीं सकते। ट्राउजर इसलिए नहीं लिख सकते बच्चे, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, पढ़ा था ना। जैसे बिलियर्ड्स है, सीजर्स है, तो ये नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। तो ट्राउजर तो हम इसे लिख नहीं सकते। अच्छा, फिर किसी बच्चे ने कहा कि पजेसिव केस में अपॉस्ट्रोफी के साथ लिख दो, वो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे समझना है, जो ट्राउजर्स है ना वो एक पूरा गारमेंट है, और पॉकेट्स उसका पार्ट है। तो कल हम ये पढ़ रहे थे कि जब हमें किसी पार्ट को उसके टोटल से रिलेट करना हो तो ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करना चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिखो, इन द पॉकेट्स ऑफ हिज ट्राउजर्स। इन द पॉकेट्स ऑफ हिज। देखो, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। पजेसिव केस हम लिख नहीं सकते क्योंकि ट्राउजर्स है नॉन लिविंग, ठीक है। हाँ, अच्छा, मॉडिफायर बना के लिख नहीं सकते क्योंकि जो ट्राउजर्स है वो पूरा गारमेंट है,
और पॉकेट्स उसका पार्ट है। तो अगर हम किसी चीज के पार्ट को उसके टोटल से रिलेट करें तो ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करके उन्हें लिखना चाहिए। तो आप इसको बजाय कि ट्राउजर्स पॉकेट्स लिखने की, ये बिल्कुल उसी टाइप की मिस्टेक है जैसे फैमिली मेंबर में मिस्टेक हुई थी ना, वैसे ही है। तो आप इसको लिखो द पॉकेट्स ऑफ हिज ट्राउजर्स। ठीक है बेटा, आई फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ऐसे लिखो अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। नेक्स्ट देखो, ऑल हिज फ्रेंड्स एमिग्रेटेड टू स्टार्ट न्यू लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। 14th क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑल हिज फ्रेंड्स एमिग्रेटेड टू स्टार्ट न्यू लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। अ न्यू लाइफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, हमने पढ़ा था कि अगर हम लाइफ को, एजुकेशन को, एक्सपीरियंस को, नॉलेज को, टाइम को पर्टिकुलराइज कर दें। अब जैसे यहाँ पे लाइफ का मतलब है केवल इन लोगों की लाइफ, और वो भी हमने लाइफ को ना कैटेगराइज कर दिया, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, न्यू। तो अगर हम इन नाउन्स को कैटेगराइज कर दें किसी एक पर्टिकुलर से रिलेट करके, तो ये कॉमन नाउन्स होते हैं, फिर बिना आर्टिकल के मत लिखा करो। तो इसको लिखो अ न्यू लाइफ। तो जब हम लाइफ और डेथ वर्ड का यूज करते हैं जनरल सेंस में, तब तो ये होते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन जब हम इनको यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट करके, और वो भी कैटेगराइज कर दें, उसकी कैटेगरी भी बना देंगे व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, तो फिर ये काउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं कॉमन, और इनको बिना आर्टिकल के मत लिखा करो। 15th में भी देखो यही है। 15th में हमने लिखा दो दे वॉन द बैटल, कि उन्होंने बैटल तो जीत ली। इट कॉस्ट देम लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देयर सोल्जर्स, लेकिन उनके हजारों सोल्जर्स मारे गए। तो यहाँ पे लाइफ का मतलब स्टेट नहीं है, यहाँ पे लाइफ का मतलब है लिविंग पीपल। ठीक है, देखो जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे ये पढ़ा था कि अगर लाइफ का मतलब हो वन हु इज अलाइव, वन हु इज अलाइव, तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। और अगर डेथ का मतलब हो वन हु इज डेड, वन हु इज डेड, तो ये भी कॉमन नाउन है। तो अगर लाइफ का मतलब हो लिविंग पर्सन और डेथ का मतलब हो डेड पर्सन, तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि वो बैटल तो जीत गए, लेकिन उनके बहुत से सोल्जर्स मारे गए। तो मतलब जो सोल्जर्स पहले जिंदा रहेंगे वो बाद में मार दिए गए। तो यहाँ पे हम लाइफ लिखकर स्टेट को रेफर नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को रेफर कर रहे हैं जो जिंदा रहे होंगे। तो इसको प्लूरल फॉर्म में लिखो लाइव्स। लाइव्स इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की नहीं, थाउजेंड्स की बात हो रही है, तो इसलिए हमने लाइव्स लिख दिया। दो दे वॉन द बैटल इट कॉस्ट देम लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देयर सोल्जर्स। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट तो आसान है, ये तो पता ही है कि बिलियर्ड्स होता है। जो गेम का नेम है ना वो बिलियर्ड्स है। देखने में भले प्लूरल लगता हो, लेकिन ये सिंगुलर होता है, बिलियर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं अपने आप। द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी टू रिव्यू द स्कूल मैथमेटिक करिकुलम, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे मेन नाउन है करिकुलम, मैथमेटिक है इसका मॉडिफायर। तो हमने पढ़ा कि नाउन मॉडिफायर्स को हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक इसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती ही मैथमेटिक्स है। तो अगर मैथमेटिक्स इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है तो मॉडिफायर बना के लिखोगे तब भी उसी को लिखना, तो इसको लिखो मैथमेटिक्स करिकुलम। नेक्स्ट देखो, ऑल द स्टोरीज इन दिस बुक हैव बीन पास्ड ऑन बाय बर्बल ट्रेडिशन। ठीक है, ऑल द स्टोरीज इन दिस बुक हैव बीन पास्ड ऑन बाय बर्बल ट्रेडिशन। पास ऑन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, एक से दूसरे तक पहुंचाना। मान लो मुझे कोई कहानी पता है तो मैं दूसरे को सुना दूंगा, तो उसे पता चल गई, फिर वो किसी और को सुनाएगा, तो ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ना बाय वर्बल ट्रेडिशन, इसकी जगह लिखो ओरल। ओरल क्यों लिख रहे हैं देखो समझना। असल में जब ये स्टोरीज बुक में आ गई, जब ये प्रिंट हो गई, तब तो ये हो गई इनकी रिटर्न फॉर्म। लेकिन जब तक बुक में नहीं ये कहानियां लिखी गई, जब तक मान लो पेपर नहीं था, प्रिंटिंग फैसिलिटी नहीं थी, तब तक कहानियों को एक दूसरे तक कैसे ट्रांसफर किया जाता था, ओरली। ओरली का मतलब मौखिक तरीके से, सुना सुना के। तो यहाँ पे आप लिखो ओरल ट्रेडिशन। तो जब ये बुक में छप गई, प्रिंट हो गई, तब तो ये इनकी फॉर्म हो गई रिटर्न, लेकिन उससे पहले इनकी फॉर्म रही होगी ओरल, तो इसको ओरल ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये वर्बल और ओरल का डिफरेंस ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, वन वुड बेटर फर्स्ट एस्टेब्लिश वंस लीडरशिप क्रेडेंशियल। अब हमने पढ़ा कि जो वर्ड होता है क्रेडेंशियल, ठीक है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्रेडेंशियल्स होती है, और इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा करो। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, काबिलियत।
और क्रेडेंशियल्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स भी होता है विच प्रूव आर एलिजिबिलिटी। मतलब क्रेडेंशियल्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स भी होता है जो हमारी एलिजिबिलिटी प्रूव करते हैं, और क्रेडेंशियल्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स भी होता है, ठीक है। 20 देखो, 20 का आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। 20 का आंसर तो क्रेडेंशियल्स को हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा करो, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। केयरलेसनेस। देखो इसका आंसर बड़ा आसान है, मैं बता देता हूं। ये जो हमने ऑफ लिखा है ना, ये प्रेपोजिशन है। प्रिपोजिशन के बाद में हमें प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ये जो हमने केयरलेस वर्ड लिखा है ना, ये नाउन या प्रोनाउन कुछ नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एडजेक्टिव तो ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो या तो इसके साथ कोई नाउन लिखो, और नहीं तो इसकी नाउन फॉर्म लिख दो केयरलेसनेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। तो केयरलेसनेस इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग केयरलेस। केयरलेस होने की स्टेट का नाम होता है केयरलेसनेस, तो ये नाउन है। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब ये बात हो ही रही ना, तो मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहता हूँ, ध्यान रखना। नाउन्स जो होते हैं ना, उनके बाद में हम लेस सफिक्स ऐड करके उनकी एडजेक्टिव फॉर्म्स तैयार करते हैं। जैसे शेमलेस, फेसलेस, कैशलेस, बोनलेस, ऐसे। अच्छा, एडजेक्टिव्स के साथ में नेस लिखकर हम उनकी नाउन फॉर्म तैयार कर लेते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जब हम नेस लिख देते हैं ना किसी एडजेक्टिव के बाद में, तो ये क्वालिटी या स्टेट डिस्क्राइब करने वाले नाउन्स होते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे हमने लिख दिया केयरलेसनेस, मैडनेस, हार्शनेस, सॉफ्टनेस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अगर किसी वर्ड के लास्ट में लेस लिखा हुआ है ना, तो समझ जाओ ये एडजेक्टिव है। अच्छा, किसी वर्ड के लास्ट में नेस लिखा हुआ है, तो समझ जाओ ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। हम्म। देखो बच्चे, ये जो वन और ए हमने एक साथ लिखा है ना, वो पता क्यों लिख पाए? क्योंकि जो वन है, ये कॉज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो वन है ना, ये कॉज वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वन का मतलब कोई भी। और ये जो अलॉट हमने लिखा है, ये एक डिटर्मिनर है जिसको प्रॉब्लम्स नाउन के साथ लिखा गया, अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ए और वन हमने किसी एक वर्ड के लिए यूज कर लिया, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वन अलग है, वो कॉज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और अलॉट ऑफ जो डिटर्मिनर है वो प्रॉब्लम्स के लिए यूज हो रहा है। चलो 21st क्वेश्चन देखें। द कार मैन्युफैक्चर वॉज फोर्स टू सेट जॉब्स फॉलोइंग अ ड्रामेटिक सेल स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। हाँ, कॉज करना मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस रिजल्ट। कॉज मींस प्रोड्यूस रिजल्ट बच्चे, कॉज वहां पे वर्ब है, ठीक है। अब देखो हमने लिखा था कार मैन्युफैक्चरर वाज फोर्स टू शेड जॉब्स फॉलोइंग अ ड्रामेटिक सेल्स स्लम्प, सेल स्लम्प। अब यहाँ पे जो हमने स्लम्प लिखा ना, स्लम्प का मतलब होता है गिरावट, ठीक है। और कोई मान लो कार बनाने वाली कंपनी है, तो उसने अपने यहाँ जॉब्स कम कर दी, ठीक है, कुछ लोग काम से निकाल दिए। वजह क्या रही? वजह ये रही कि उनकी जो सेल थी वो एकदम से कम हो गई। तो लिखो इसको सेल स्लम्प। तो ये जो अकाउंटिंग के टर्म्स होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के जो टर्म्स होते हैं, जैसे सेल्स है, असेट्स है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, सेविंग्स है, आउटलेज है, तो इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया करो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम मान लो सेल नाउन को कभी सिंगुलर फॉर्म में यूज भी करें, तो सेल का मतलब इवेंट होता है, जहां पे चीजें नहीं सस्ते में बिक रही होती हैं, उस इवेंट को हम सेल कहते हैं। या सेल का मतलब बिक्री भी होता है, दिन भर की जितनी भी बिक्री है उसको भी हम सेल कहते हैं। अच्छा, जब हम सेल्स लिखते हैं तो ये अकाउंटिंग का टर्म हो जाता है। तो अगर हमें कभी अकाउंट्स का रेफर करना है, तो इस वर्ड को हमेशा लिखा करो सेल्स, सेल्स स्लम्प, ठीक है। नेक्स्ट में जाओ। डॉक्टर चंद्रा ऑलवेज टेक्स ग्रेट पेन विद हिज लेक्चर्स। डॉक्टर चंद्रा ऑलवेज टेक्स ग्रेट पेन विद हिज लेक्चर्स। हम्म, ठीक है, पेन आ जाएगा। अच्छा, जो बच्चे समझ गए ठीक है, जो ना समझ गए देखो मैंने याद दिला देता हूं। पेन इज द नेम ऑफ फीलिंग। पेन जो होता है वो नेम ऑफ फीलिंग है, ठीक है, जो हमें हर्ट करती है। अच्छा, पेन्स वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है केयर, ठीक है। मैं फिर से एक वर्ड तुम्हें याद दिलाता हूं, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया होगा, पेन्स टेकिंग।
हमने एक वर्ड लास्ट टाइम डिस्कस किया था पेंस टेकिंग, और जिसका मतलब होता है केयरफुल या मेटिकुलस। तो पेंस टेकिंग का मतलब होता है पर्सन हु डज इज जॉब विद पेंस। ठीक है। हम्म, तो यहां पे हमें यही लिखना है, डॉक्टर चंद्रा ऑलवेज टेक्स ग्रेट पेंस विद द लेक्चर्स। 23rd का आंसर देखो, अ कांग्रीगेशन ऑफ गेस्ट टीचर्स हैव मेट द चीफ मिनिस्टर एंड डिमांडेड एन इंक्रीज इन देयर वेजेस। कि कांग्रीगेशन हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल होता है, जो धार्मिक लोग होते हैं, रिलीजियस गैदरिंग होती है, उसको हम कांग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हम किसी वर्शिपर्स की या रिलीजियस गैदरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम गेस्ट टीचर्स में से कुछ की बात कर रहे हैं। तो आप इसको कांग्रीगेशन ना लिख के डेलीगेशन लिख दो। डेलीगेशन हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। मान लो हजारों लोग हैं, तो उन हजारों लोगों ने अपने दो चार रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिए कि भाई ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हमारे इश्यूज को ये आगे पुट फोर्थ करेंगे। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके ग्रुप को हम कहते हैं डेलीगेशन। तो आप इसको लिखो, अ डेलीगेशन ऑफ गेस्ट टीचर्स। 24 तो आसानी है, रिगार्ड वर्ब होती है, अगर हम इसको एज ए नाउन यूज करें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा करो। रिगार्ड्स है, थैंक्स है, विशेस है। ठीक है। तो इसको लिखो, प्लीज गिव योर अंकल माई रिगार्ड्स व्हेन यू मीट हिम देयर। नेक्स्ट देखें, ऑल हिज सन्स इन लॉज आर वेल एजुकेटेड एंड वेल एम्प्लॉयड। इसका आंसर अपने आप बताओ। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़िया। अब देखो, ये जो सन इन लॉज हमने लिखा है ना, ये कंपाउंड नाउन है। अब हमने पढ़ा था कि जब हम किसी प्रेपोजिशन से दो नाउन्स को रिलेट करते हैं तो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन मेन नहीं हो सकता। मेन नाउन इसमें सन है, तो अगर सन मेन नाउन है तो हमें इसे प्लूरल करके लिखना चाहिए सन्स। अच्छा, लॉ मेन नाउन है नहीं तो उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखो, तो इसको लिखो सन, सन्स इन लॉ। तो सन इन लॉ का जो मेन नाउन होता है वो सन होता है, लॉ उसका मॉडिफायर होता है, उसको प्लूरल फॉर्म में मत लिखो। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। ये फंडामेंटल के जो नाउन के वीडियोस हैं उनमें पढ़ा रखा कॉन्सेप्ट। 26 देखो, द ओनली क्राइटेरिया टू जज अ पर्सन इज टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर विद डिफरेंट पीपल। ठीक है। द ओनली क्राइटेरिया टू जज अ पर्सन इज टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर विद अदर पीपल। देखो, ये भी फंडामेंटल्स में पढ़ा रखा, अगर तुम्हें अब तक ध्यान रह गया हो, कि क्राइटेरिया नाउन होता है प्लूरल, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है क्राइटेरियन। तो क्राइटेरिया हमें देखने में जरूर लगता होगा सिंगुलर है, लेकिन होता नहीं है, प्लूरल होता है, और इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब होता है स्टैंडर्ड। ठीक है। हाँ। तो लिखो द ओनली क्राइटेरियन। द ओनली का मतलब हम किसी एक सिंगुलर नाउन को रेफर कर रहे हैं, तो सिंगुलर फॉर्म क्राइटेरियन होती है, क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म होती है। तो लिखो द ओनली क्राइटेरियन टू जज अ पर्सन। नेक्स्ट देखें, यूजली आई हैव अ बेथ एंड देन गो टू बेड एवरी डे। देखो, ये थोड़ा सा इधर से हटके है, आसान क्वेश्चन है, तुम लोग जानते रहोगे तो इसीलिए मैंने इंक्लूड कर लिया, बाकी मैं बता देता हूँ। बी ए टी एच ई बेथ जो वर्ड है ना, ये होता है वर्ब। बी ए टी एच बाथ जो होता है ये होती है इसकी नाउन फॉर्म, मतलब हमें ये ध्यान रखना है। तो ये जो दोनों वर्ड है ना, तो इनमें से बी ए टी एच बेथ जो है वो वर्ब है, बी ए टी एच बाथ जो है वो नाउन है। ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पे हैव वर्ब लिख दी और ए आर्टिकल लिख दिया, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे नाउन चाहिए। तो ये जो हमने बेथ लिख रखा है ये तो नाउन है नहीं, ये तो वर्ब है, तो इसमें से ई हटा दो और ये नाउन बन गया बाथ। यूजली आई हैव अ बाथ। ठीक है। एक दो तीन वर्ड और है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे ये बेथ वर्ब है ना, उसी तरीके से अगर हम लिखे ना एडवाइस, ए डी वी आई एस ई, तो ये वर्ब है। और अगर हम लिख दें ए डी वी आई सी ई, तो ये नाउन है। उसी तरीके से हम लिखें प्रैक्टिस, पी आर ए सी टी आई एस ई, तो ये वर्ब है। और हम लिख दें पी आर ए सी टी आई सी ई, तो ये नाउन है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लिख दें वर्ब है ना, जैसे अफेक्ट, तो ये वर्ब है। और अगर हम लिख दें इफेक्ट, तो ये नाउन है। तो बेसिकली ये वर्ड ध्यान रखना, बाकी जब वर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो इनको और डिटेल में समझा दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है। ठीक है। तो बी ए टी एच बात जो होता है वर्ड, ये नाउन होता है, वी कैन यूज इट एज अ नाउन। बी ए टी एच बेथ जो होता है वो हमेशा वर्ब होता है, उसका यूज तभी करना है जब वर्ब की जरूरत हो सेंटेंस में। चलो, 28th क्वेश्चन का आंसर बताओ।
द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आस्क्ड पासर्स बाई। देखो ये भी फंडामेंटल्स में पढ़ा रखा है कि पासर बाई जो होता है ना, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है पासर्स बाई। पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, रास्ते से गुजरने वाले लोग। तो इसको लिखो पासर्स बाई। असल में होता है कि ना, बाई है प्रिपोजिशन, पासर है नाउन, और हमें पता है प्रिपोजिशंस की प्लूरल फॉर्म होती है नहीं, प्लूरल फॉर्म नाउन की होती है, तो नाउन तो पासर है। तो अगर प्लूरल करके लिखना है तो पासर को लिखो, पासर्स बाई। पासर्स बाई का मतलब होता है राहगीर। अगला देखो, द इमिग्रेशन ऑफिशियल्स विल आस्क ऑल ऑफ यू टू शो योर पेपर। ठीक है, हाँ। अब हमने पढ़ा कि पेपर होता है मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन होने की वजह से हम इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन फिर हमने एक चीज और भी पढ़ी कि अगर हमें कभी मीनिंग कन्वे करना हो डॉक्यूमेंट्स, तो हमेशा हमें पेपर से लिखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमें मीनिंग चाहिए ना, वो मटेरियल का नहीं, डॉक्यूमेंट्स का है, तो इसको लिखो पेपर्स। जैसे हमारे एजुकेशन के पेपर्स हो गए, हमारी मार्कशीट सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। आई बेथ लिखोगे बच्चे, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, बेथ लिखोगे ना तो सही हो जाएगा। तो पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स हो गया, जैसे मान लो प्रॉपर्टी के हो गए पेपर्स, या हमारे आइडेंटिटी के पेपर्स हो गए, हमारा आई कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ये भी हमारे पेपर्स हैं, ठीक है। तो पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स विच कैरी सम रिटन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इन्फ्लेशन इज सो हाई दैट ₹100 नोट डज नॉट बाई मच। द इन्फ्लेशन इज सो हाई दैट ₹100 नोट डज नॉट बाई मच। चलो समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे मेन नाउन जो है ना, वो नोट है। अच्छा, ₹100 जो है ना, ये उसका मॉडिफायर है, तो चूंकि ये मॉडिफायर है तो हम इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको लिखो ₹100 नोट। ₹100 नोट डज नॉट बाई मच। नेक्स्ट तो बहुत आसान क्वेश्चन है, माउस की प्लूरल फॉर्म माइस होती है, माउसेज नहीं होती है। तो इसको लिखो, आर रूम इन द होटल वेयर वी स्टेड वाज इन्फेस्टेड विद माइस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे से दैट अ टीचर ऑफ देम हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंट अवार्ड दिस ईयर। 30 सेकंड का आंसर तुम लोगों को अपने आप बताना है। क्वेश्चन नंबर 30। माउस नहीं बेटा, माइस लिखो। माउस की प्लूरल फॉर्म माइसेस होती है, वो सॉरी, माउसेस नहीं, माइस होती है, ठीक है। माउसेस कोई वर्ड नहीं होता, माउस की प्लूरल फॉर्म होती है माइस, वही लिखो। हाँ, सही आंसर। देखो कुछ बच्चों ने बता, देयर नहीं लिखो बेटा, मान जाओ, देयर वर्ड डिटर्मिनर होता है, बिना नाउन के आएगा नहीं, यहाँ पे लिखो देयर्स। अब देखो इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हमने टीचर नाउन के साथ आर्टिकल ए लिख रखा है, तो ए आर्टिकल का मतलब होता है नाउन इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट कोई तब होता है जब वो वन ऑफ मैनी हो। तो मान लो उनके कई टीचर्स हैं, और उनमें से एक टीचर को कोई अवार्ड मिल गया, तो जिस टीचर को अवार्ड मिला उसको तो हमने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट बना के, आ टीचर। अच्छा, और वो जो बाकी टोटल टीचर्स हैं जिनमें से एक को हम रेफर कर रहे हैं, उनको रेफर करने के लिए हमने प्रोनाउन लिख दिया देयर्स। तो हमने लिख दिया अ टीचर ऑफ देयर्स। अच्छा देखो, अ टीचर ऑफ देयर्स का मतलब क्या हो गया। अ टीचर ऑफ देयर्स का मतलब हो गया उनके टीचर्स में से कोई एक। क्योंकि वो एक जो भी टीचर है वो इंडेफिनिट है, तो इसलिए हमने उसके हाथ में आर्टिकल ए लिख रखा है। अब अ टीचर ऑफ देयर्स को अगर हम एक और तरीके से लिखना चाहें ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ऑफ देयर टीचर्स। वन ऑफ देयर टीचर्स का मतलब उनके टीचर्स में से किसी एक को, तो इसका मतलब हो गया उनके कई टीचर हैं और उनमें से किसी एक टीचर को कोई अवार्ड मिल गया। अच्छा, हमें कैसे पता लगे उनके टीचर कई होंगे। ठीक है, क्योंकि जो ए एन आर्टिकल लिखा है ना, इससे पता चल गया। ए एन आर्टिकल जब हम किसी नाउन के साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब उस नाउन की आइडेंटिटी इंडेफिनिट है। अच्छा, किसी नाउन की आइडेंटिटी इंडेफिनिट तभी होती है जनरली जब हम उसको कईयों में से किसी एक को रेफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ए का मतलब हो गया वन, वन ऑफ मैनी। ठीक है। अगला देखो,
द मैन whom you met at the conference is a friend of सरल। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आंसर बताओ अपने। बेटा देम होता है पर्सनल प्रोनाउन, देयर्स होता है पर्सनल प्रोनाउन। देयर्स का मतलब होता है पोजेशन, उनके टीचर्स। देयर्स का मतलब है देयर टीचर्स, ठीक है। तो हमें उनके टीचर्स में से किसी एक को रेफर करना है ना, तो ऑफ के बाद हमें वो नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ेगा जो उनके टीचर्स को रेफर करे, ना कि उन्हें। इसमें सरल सा जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे हमने लिखा अ फ्रेंड ऑफ सरल, तो इसका मतलब हो गया सरल का कोई एक फ्रेंड, तो इसका मतलब सरल के फ्रेंड तो और भी होंगे। तो जब हम पार्ट और टोटल को रेफर करते हैं ना, तो हमें ऑफ से पहले लिखना चाहिए पार्ट। पार्ट का मतलब वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और ऑफ के बाद लिखना चाहिए टोटल। टोटल का मतलब जिसमें से उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो जैसे एक फ्रेंड ये हो गया, तो हमें सरल के टोटल फ्रेंड्स को ऑफ के बाद लिखना पड़ेगा। तो अगर हमें सरल को नहीं, सरल के फ्रेंड्स को रेफर करना है, तो पजेसिव केस लिखो, सरल्स। अ फ्रेंड ऑफ सरल्स, अ फ्रेंड ऑफ सरल्स का मतलब देखना क्या हुआ। अ फ्रेंड ऑफ सरल्स का मतलब हो गया वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ सरल। वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ सरल, तो जो सरल के फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई एक, ठीक है। 34th का आंसर अपने आप बताओ। 34th का आंसर भी अपने आप बताओ। इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने लिखा था सेल्समैन ट्राई टू परसुएड देम, कि कोई सेल्समैन है, उसने किन्हीं लोगों को बड़ा मनाने की कोशिश की, ठीक है, बट विद लिटिल नो इन्फ्लुएंस, लेकिन उससे कोई उसको मतलब रिजल्ट नहीं मिला। कोशिश उसने बड़ी की उन्हें परसुएड करने की, वो अलग बात है कि उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो अगर हमें आउटकम को रेफर करना है, तो हमें रिजल्ट वर्ड यूज करना चाहिए। नहीं रिजल्ट वर्ड यूज करना है, तो हम उसकी जगह इफेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस मत लिखा करो। इन्फ्लुएंस पता है क्या, यहाँ पे परसुएड करना जो है ना, ये प्रोसेस, ये इन्फ्लुएंस है। कि हम किसी को परसुएड कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो ये इन्फ्लुएंस है। अगर वो हमारे मनाने से मान जाए, ठीक है, तो ये उसका रिजल्ट है। तो अगर हमें किसी चीज के प्रोसेस को रेफर करना है, तो आप लिखो इन्फ्लुएंस। लेकिन जो उस प्रोसेस का रिजल्ट है, या जो उस प्रोसेस का एंड है, आउटकम है, उसको लिखना है, तो लिखो इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट बेटा बता तो रहा हूं, तुम उल्लू हो क्या? है, जो बात बताई जा रही है बिल्कुल वही एकदम से पूछे दे रहे हो। भाई ध्यान से सुनो, तो ये भी क्या होता है, क्या परसुएड करना है, किसी को परसुएड करना है, मनाना है, ये इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस इज द प्रोसेस, ठीक है। ये क्यों नहीं आएगा, वो क्यों नहीं आएगा, उल्लू ही आदमी हो नंबर एक के, वही बता रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो। अपने पूछने के चक्कर में इतना जोश में आ जाते हो कि दूसरा पर्सन बोल क्या रहे हो, सुन के राजी नहीं हो, ठीक है। हैं? पहले सुनो, फिर सोचो, फिर समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आया तब फिर पूछो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो इफेक्ट, कि हमने किसी को परसुएड किया, हमने किसी को मतलब कोई काम करने के लिए मनाया, और अगर वो मान गया तो ये उसका रिजल्ट है, नहीं मान गया तो वो भी रिजल्ट है। और हमारा परसुएड करना है कि इन्फ्लुएंस जो हम उस पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस इज द प्रोसेस, आउटकम इज द रिजल्ट। नेक्स्ट देखो, द ब्राइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर मैरिज डे, ठीक है। वेडिंग आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, कि अगर हमें इवेंट को रेफर करना है जिस दिन शादी होती है, तो वो इवेंट होता है वेडिंग। वेडिंग का मतलब है सेरेमनी या इवेंट, ठीक है। और मैरिज का मतलब होता है रिलेशन। तो जैसे हमने लिखा था ब्राइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर मैरिज डे, तो वो जो डे जिस दिन शादी हो रही है, ठीक है, तो उसको आप कहना चाहिए वेडिंग डे, क्योंकि दैट डे इज रिलेटेड टू द इवेंट, नॉट रिलेटेड टू द रिलेशन। तो उसको लिखो वेडिंग डे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। बफरिंग बेटा आज नहीं हो रही होगी, ठीक है बेटा, राहुल ग्रेवाल आज बफरिंग नहीं हो रही होगी, हमारी तरफ से बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इट वॉज रिपोर्टेड दैट ओनली 70% ऑफ द इलेक्टोरेट्स वोटेड। अब देखो, हमने पढ़ा था कि इलेक्टोरेट नाउन जो होता है ना, देखने में लगता है सिंगुलर, लेकिन होता प्लुरल है। तो जब इलेक्टोरेट खुद ही प्लुरल होता है, तो हम उसको इलेक्टोरेट्स क्यों लिखें? क्योंकि अगर कोई नाउन ऑलरेडी प्लुरल है, तो हम उसको मोर प्लुरल तो बना नहीं सकते। तो इलेक्टोरेट्स की बजाय सिंपली लिखो इलेक्टोरेट, ठीक है। हाँ, ब्यूटीफुल का नाउन क्या होगा बेटा, ठीक है। देखो बेटा, ये धीरे धीरे भी तुम समझ जाओगे। ये जो लुक है ना, लिंकिंग वर्ब है, ठीक। लिंकिंग वर्ब का एडजेक्टिव्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं।
तो ये जो ब्यूटीफुल हमने लिखा ना, ये ब्राइट के लिए यूज हो रहा है, एडजेक्टिव है। ठीक है, दिमाग यूज करते हो, खोपड़ी यूज कर रहे हो, बस तिरछी यूज कर रहे हो, मतलब जिस डायरेक्शन में यूज करनी है ना, उधर ना यूज करके दूसरी डायरेक्शन में यूज कर रहे हो। दिस शेफर्ड लिविंग इन दैट विलेज ओन्ड 50 कैटल्स। आंसर बताओ बच्चों, 37th क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिस शेफर्ड लिविंग इन दैट विलेज ओन्ड 50 कैटल्स। हाँ, अब देखो, एक तो पहली बात, हम कैटल्स लिख नहीं सकते क्योंकि कैटल नाउन ऑलरेडी प्लुरल होता है, तो पहली बात तो इसको कैटल लिख दो। फिर हमने पढ़ा कि जो नाउन्स हमेशा प्लुरल होते हैं उनके साथ हम न्यूमरल भी नहीं लिख सकते। वही ये जो 1 2 3 4 5 होते हैं, ये न्यूमरल्स हम यूज करते हैं उन नाउन्स के साथ में जिनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है, यूनिट फॉर्म होती है। अब यूनिट फॉर्म तो कैटल की कोई होती नहीं क्योंकि ये नाउन हमेशा प्लुरल होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 हेड ऑफ कैटल। तो जैसे हम सीजर्स के केस में क्या करते हैं, पेयर को यूनिट मान लेते हैं, उसी तरीके से हम कैटल के केस में हेड को यूनिट मान लेते हैं। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 50 हेड ऑफ कैटल। ठीक है, हाँ, ये आंसर है हमारा। अगर 50 नहीं लिखा होता तो वो कैटल से हो जाता, लेकिन चूंकि कैटल नाउन हमेशा प्लुरल होता है, अब चूंकि वो हमेशा प्लुरल होता है तो हम उसकी काउंटिंग तो कर नहीं सकते। काउंटिंग हम उन्हीं नाउन्स की कर सकते हैं जिनकी एक यूनिट फॉर्म भी होती है। यूनिट का मतलब सिंगुलर फॉर्म, कैटल की सिंगुलर फॉर्म तो होती नहीं है, तो हम उसकी यूनिट हेड को मान लेते हैं। तो आप इसको लिखें 50 हेड ऑफ कैटल। 38th का आंसर अपने बताओ। 38th क्वेश्चन का आंसर अपने बताओ। ए रिमूव हो जाएगा, बढ़िया। देखो, न्यूज जो होता है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में एन आर्टिकल का यूज मत किया करो, तो इसको सिंपली लिखो मैसेंजर्स ब्रॉट गुड न्यूज। हालांकि ए अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे लिख दें, आप पीस ऑफ गुड न्यूज, ठीक है, या हम लिख दें एन आर्टिकल ऑफ गुड न्यूज, तो लिख सकते हैं। अब पीस ऑफ गुड न्यूज या एन आर्टिकल ऑफ गुड न्यूज। तो न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एन आर्टिकल ऑफ गुड न्यूज, बिल्कुल बच्चे, एन आर्टिकल ऑफ गुड न्यूज लिख सकते हैं, या पीस ऑफ गुड न्यूज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑन फार्म्स द वॉक फॉक्स इज कंसिडर्ड अ वर्मिन। अब हमने पढ़ा कि वर्मिन है, इलेक्टोरेट है, कैटल है, जेंट्री है, ये वर्ड्स देखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते प्लुरल हैं। अब अगर वर्मिन प्लुरल होता है तो इसके साथ में ए आर्टिकल तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि एन आर्टिकल तो लिखे जाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ में। तो जो हमने ए लिखा ना वो रिमूव कर दो, सिंपली लिखो वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है हार्मफुल इंसेक्ट्स, एनिमल्स। जो हार्मफुल इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें वर्मिन कहते हैं। ठीक है, 40th का आंसर अपने बताओ। 40th क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चा। देखो, दो चीजें हैं। हमने पढ़ा था कि हम वर्ड्स इसे लिख सकते हैं अगर इसका मतलब शब्द हो तो, लेकिन अगर वर्ड्स का मतलब न्यूज हो, खबर हो, या वर्ड्स का मतलब कमिटमेंट हो, प्रॉमिस हो, तो इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में वर्ड लिखा करो। वी हैव ओनली हिज वर्ड फॉर इट दैट द चेक इज इन द पोस्ट, कि मतलब हमारे पास केवल ऐसी न्यूज है कि चेक जो है वो पोस्ट के थ्रू भेज दिया गया। ठीक है, तो वर्ड्स, हम वर्ड नाउन जो होता है इसको हम प्लुरल फॉर्म में वर्ड्स लिख सकते हैं, लेकिन जब इसका मतलब वो शब्द। लेकिन अगर वर्ड का मतलब प्रॉमिस या कमिटमेंट हो या न्यूज हो तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा करो, तभी अनकाउंटेबल होता है। हम्म। चलो अभी 41st का आंसर बताएं सभी लोग। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, ये हमने फंडामेंटल्स में डिस्कस कर रखा है कि जो स्ट्रेटम वर्ड होता है ना, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का मतलब लेयर है, लेवल होता है। ठीक, और इसकी प्लुरल फॉर्म स्ट्रेटा होती है। तो जो हमने स्ट्रेटम्स लिखा ना, ये गलत लिख दिया क्योंकि ये प्लुरल फॉर्म होती नहीं है, स्ट्रेटम की प्लुरल फॉर्म होती है स्ट्रेटा। तो आप इसे ऐसे लिखो,
सच सोशल प्रोग्राम्स प्रोवाइड ऑल सोशल स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब लेयर, लेवल, जो सामाजिक लेवल है ना अलग अलग जैसे, ठीक है, तो उन सबको मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहां पे एक जगह इकट्ठे होकर डिस्कस कर पाए कुछ। तो स्ट्रेटम है, बैक्टीरियम है, मीडियम है, ये सारे नाउन्स हमने फंडामेंटल्स में डिस्कस कर रखे कि इनकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ऑल दी स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर इन सॉल्विंग द डाउट्स ऑफ ईच अदर्स। 42nd क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक बार आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। 42nd क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने आप बताओ। देखो, जैसे हमने लिखा ना ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर इन सॉल्विंग द डाउट्स ऑफ ईच अदर्स, तो हमने ऑफ प्रिपोजिशन के बाद में ना एक प्रोनाउन लिखा ईच अदर्स जो कि पजेसिव केस में है। अब हमें पता है कि जो पजेसिव केस के नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा किसी पजेशन को रेफर करने के लिए लिखे जाते हैं। तो इस ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये ईच अदर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ईच अदर पजेसिव केस में लिखा तो ये किसी न किसी पजेशन को रेफर कर रहा होगा। अब ध्यान से देखें, अगर ये किसी जिस पजेशन को रेफर कर रहा होगा ना वो पजेशन डाउट्स हो सकता है जो कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। तो अगर हमने डाउट्स को और ईच अदर को रिलेट करने के लिए ऑफ प्रिपरेशन का यूज कर लिया तो अब हमें ये पजेसिव केस नहीं यूज करना चाहिए, सिंपली इसको लिखो डाउट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। हाँ, द डाउट्स ऑफ ईच अदर लिख दिया। अब मान लो कि हमें ईच अदर्स ही लिखना है, कि भाई हम तो ईच अदर्स ही लिखेंगे, तो अगर ईच अदर्स ही लिखना है ना तो इसको ऐसे लिखो ईच अदर्स डाउट्स। तो ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर इन सॉल्विंग ईच अदर्स डाउट्स, या द डाउट्स ऑफ ईच अदर ऐसे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट में जाओ, द कस्टमर आज द कॉस्ट ऑफ द वॉच विद द लेदर स्ट्रैप। 43rd का आंसर बताओ। द कस्टमर आज द कॉस्ट ऑफ द वॉच विद द लेदर स्ट्रैप। ठीक है, हाँ। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, कॉस्ट वर्ड जो होता है ना, कॉस्ट, कॉस्ट इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टमेंट। मान लो हमने जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया ना वो कॉस्ट है। प्राइस इज द परचेजिंग अमाउंट, कस्टमर जिस अमाउंट पे किसी चीज को परचेज करता है वो उसका प्राइस होती है। जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ते होगे तो उसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होता होगा, ठीक है, तो ये वही डिफरेंस है। प्राइस का मतलब है जो कस्टमर पे करता है किसी चीज को खरीदने के लिए, और कॉस्ट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो अगर कस्टमर यहाँ पे पूछ रहा है वॉच का तो वो प्राइस पूछ रहा होगा, कॉस्ट नहीं। कॉस्ट पूछेगा तो कोई उसको बताएगा भी नहीं, तो यहाँ पे लिखो प्राइस। प्राइस का मतलब जिस पे उसको सेल किया जा रहा है, तो जिस अमाउंट पे किसी चीज को सेल किया जा रहा है वो उसका प्राइस है, और जो उसको बनाने में या इन्वेस्ट कर मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ वो कॉस्ट है। नेक्स्ट देखो, द बिल्डिंग्स हाइट, ये तो आसानी है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग लिख दो। बिल्डिंग नॉन मतलब नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी का यूज मत करो, इसके साथ में ऑफ प्रिपरेशन का यूज करो, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग लिख दो। एक किसी बच्चे का कमेंट है, देखो मैं समझा देता हूँ, कि किसी बच्चे ने कहा ना कि लेदर मटेरियल है तो उसका तो आर्टिकल ये नहीं आएगा, तो मैं बेटा समझा देता हूँ। यहाँ पे मेन नाउन ना स्ट्रैप है, लेदर जो है ना ये मॉडिफायर है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम कोई कंपाउंड नाउन लिखते हैं तो उसमें लिखा गया डिटर्मिनर मेन नाउन के लिए यूज होता है। तो जो हम आर्टिकल ए लिख रहे हैं ना बेटा, ये भले लेदर से पहले लिखा हो लेकिन ये यूज हो रहा है स्ट्रैप के लिए। अगर हम केवल लिख देंगे अ लेदर तो ये गलत हो जाएगा। मान लो हम केवल इतना लिखें अ लेदर तो ये गलत है, क्योंकि लेदर मटेरियल नाउन है, उसके साथ ए आर्टिकल आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे मेन नाउन लेदर नहीं है, यहाँ पे मेन नाउन स्ट्रैप है, स्ट्रैप काउंटेबल होता है, ठीक है। तो ये जो हम ए लिख रहे हैं वो स्ट्रैप के लिए यूज हो रहा है ना कि लेदर के लिए, और ये सही है। नेक्स्ट देखो, देर इज स्टिल वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट एबल टू डू इवन बेसिक कैलकुलेशंस। चलो भाई, 45th का आंसर बताओ।
अब देखो सबसे पहले एक चीज समझना, ये जो थर्ड्स लिख रहे हैं ना, इनको मैं कैसे समझाऊं, इनको एक दिन पकड़ के ना फिर मैं ढंग से समझाऊंगा। जब समझा दिया कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिखें, उसका न्यूमरेटर प्लुरल हो तो प्लुरल फॉर्म में लिखा करो। यहाँ पे वन है, वन थर्ड का मतलब समझते हो? वन थर्ड का मतलब ये है कि एक हिस्सा, तो ये सिंगुलर है भाई। तो ये जो वन थर्ड हमने लिखा ना, ये सही है। लेकिन ध्यान देना, ये वन थर्ड जो है ना, फ्रैक्शन है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन का अपना कोई नंबर नहीं होता, ना सिंगुलर ना प्लुरल। फ्रैक्शंस का नंबर वही होता है जो उनके टोटल का नंबर हो। अब फ्रैक्शन का टोटल है यहाँ पे प्लुरल, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का वन थर्ड है, तो ये भी प्लुरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो यहाँ पे आर आ जाएगा। तो आंसर ये है। देखो, ये जो हम वर्ब इज लिख रहे हैं ना, ये वर्ब वन थर्ड के अकॉर्डिंग यूज हो रही है। अच्छा, वन थर्ड है फ्रैक्शन, तो हमने पढ़ा कि जैसे वन थर्ड ऑफ है, हाफ ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, अ लॉट ऑफ है, ठीक है, थ्री फोर्थ ऑफ है, ये सब फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शंस का अपना कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता, उनका नंबर वेरी करता रहता है उनके टोटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल का मतलब जो ऑफ के बाद लिखा गया नाउन होता है वो। तो ऑफ के बाद लिखा गया नाउन अगर सिंगुलर है तो फ्रैक्शन भी सिंगुलर, वो अगर प्लुरल है तो फ्रैक्शन भी प्लुरल। अब यहाँ पे वन थर्ड ऑफ के बाद में हमने नाउन लिखा है द स्टूडेंट, जो कि प्लुरल है। तो अगर द स्टूडेंट्स प्लुरल है तो वन थर्ड भी प्लुरल हो जाएगा, और जब वन थर्ड प्लुरल हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमें यहाँ पे इसकी जगह लिखनी पड़ेगी आर। देयर आर स्टिल वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ। थर्ड्स मत लिखो देवी जी, थर्ड्स मत लिखो, क्यों दिमाग मेरा खा रहे हो तुम लोग। जब न्यूमरेटर प्लुरल हो तो थर्ड्स लिखा करो। जैसे हम लिखेंगे टू थर्ड्स, क्योंकि टू थर्ड्स का मतलब हो गया दो थर्ड। ठीक है, लेकिन वहां पे वन लिखा है, थर्ड्स मत लिखो, समझ जाओ कुछ बात को। चलो 46 का आंसर बताओ। दिस साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी स्पेंट 1.5 year ऑन दिस प्रोजेक्ट। ये तो आसान है। वन एंड हाफ मतलब वन और हाफ, एंड का मतलब प्लस होता है, तो वन और उसमें हाफ हमने प्लस कर दिया, जोड़ दिया। तो ये न्यूमरल हमारा प्लुरल बन गया, मोर देन वन हो गया। तो इसके साथ जो हम नाउन लिखेंगे वो प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ईयर्स। तो इसको लिखो 1.5 years। ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक और भी तरीका पढ़ा था कि अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 year। तो चाहो तो इसे 1.5 year लिख दो, या चाहे 1.5 years लिख दो। ठीक है। 47th में हमने लिखा दिस मल्टीनेशनल कंपनी हैज इट हेडक्वार्टर इन दुबई। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि हेडक्वार्टर्स है, वेयर अबाउट्स है, स्पीसीज है, इनिंग्स है, इन नाउन्स की सिंगुलर प्लुरल फॉर्म सेम होती है, तो इसको हेडक्वार्टर्स ही लिखा करो, यही इसकी फॉर्म होती है सिंगुलर, यही होती है इसकी प्लुरल। 48 में हमने लिखा वी नीडेड टू गेट टू मुंबई बट वी हैड नो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसको लिखो मीन्स। मीन्स का मतलब होता है मीडियम, साधन। मीन का मतलब अगर तुम्हें अब तक ध्यान रह गया तो हमने पढ़ा था कि मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। मतलब मीन्स का मतलब रिसोर्सेज भी होता है, मीन्स का मतलब मीडियम भी होता है। ठीक है। एक दो बच्चे हैं जो इट्स लिख रहे हैं, बेटा तुम कुटोगे मेरे से बहुत ज्यादा, मूर्खता कम दिया करो। सीधा सीधा नहीं दिख रहा कि हेडक्वार्टर्स होता है? हेडक्वार्टर से सिंगुलर फॉर्म में, हेडक्वार्टर से बेटा प्लुरल फॉर्म में, क्रॉस रोड से सिंगुलर फॉर्म में, क्रॉस रोड से प्लुरल फॉर्म में। ठीक है, हाँ। चलो, ये देखो मैं समझा देता हूं। तो जैसे ये मीन नाउन है ना, मीन का मतलब होता है एवरेज, मिड वैल्यू। ठीक है। अब मीन्स का मतलब होता है साधन, किसी काम को करने का जरिया। तो मान लो अगर हम कहीं आना जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोई मीन्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे लिखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चलो, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। दिस फ्रेंड ऑफ आवर लिव्स इन अमेरिका एंड वर्क्स देयर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। चलो आंसर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ बेटा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये लिखो। बेटा उल्लू हो तुम। इस इट्स का मतलब इट इज नहीं होता है। ठीक है, वो ये वाला होता है, ये वाला। इस इट्स का मतलब इट इज होता है। चलो 49 का आंसर बताओ। दिस फ्रेंड ऑफ आवर लिव्स इन अमेरिका। तो देखो वर्क लिख रहे हैं, हाय भैया तुम लोगों ने मेरा खून पी लिया है। वर्क क्यों लिख रहे हो देवी जी?
मैं पढ़ाना वढ़ाना छोड़ छाड़ दूंगा, समझे? इमरान ज्यादा दुखी ना करो। देखो, वर्क वर्क अगर नाउन होगा तो इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है ये, अगर नाउन हो तो। लेकिन बेटा वर्क वर्ब भी तो होता है ना, अगर ये वर्ब होगा तो इसकी सिंगुलर फॉर्म होगी ये इसी में बेचारे बच्चे इंग्लिश में दुखी हो जाते हैं, वो सोचते हैं क्या याद करें यार, कितना याद करें। बेटा ये वर्क्स यहाँ पे वर्ब है, नाउन नहीं है। अगर ये नाउन होता ना तो हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखते, वो वर्ब है। और ये दिस फ्रेंड उसका सब्जेक्ट है, दिस फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब हमने सिंगुलर वर्क्स लिखी है, वो सही है। देखो, छोटा सा आंसर है, ऐसे बता देता हूँ। ये जो हमने आवर लिखा ना, ये डिटर्मिनर है। कल हमने क्या पढ़ा था कि आवर है, माई है, योर है, ठीक है, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। तो पहली बात, अगर ये डिटर्मिनर है तो हम इसको बिना नाउन के नहीं यूज कर सकते। दूसरा, हम इसको ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के भी नहीं लिख सकते। तो इस डिटर्मिनर को हटाओ और इसकी जगह प्रोनाउन लिखो आवर्स, दिस फ्रेंड ऑफ आवर्स, ठीक है। तो ये लिखो, तो आवर्स जो है ना वो प्रोनाउन है, वी कैन यूज इट एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन ऑफ, बट आवर इज अ डिटर्मिनर एंड कांट बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू सम प्रेपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज अ रेयर स्पीसीज। देखो, हमने पढ़ा था स्पीसीज नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म स्पीसीज ही होती है, यही इसकी सिंगुलर फॉर्म है, यही इसकी प्लूरल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे इस नाउन के लिए जो हमने प्रोनाउन यूज किया ना इट, वो सिंगुलर है। तो अगर हम इट प्रोनाउन यहाँ पे सिंगुलर लिख रहे हैं तो इसका मतलब स्पीसीज नाउन यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि अगर ये प्लूरल होता है ना तो हम इसके लिए लिखते दीज। तो अगर हम इट लिख रहे हैं तो इसका मतलब स्पीसीज नाउन सिंगुलर है। फिर हमें पता है कि स्पीसीज नाउन की सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म यही होती हैं, तो जिन नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म होती हैं वो काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में बिना आर्टिकल के नहीं लिखने चाहिए, तो लिखो अ रेयर स्पीसीज। फिर से देखो, मैं एक बार समझा देता हूँ। स्पीसीज नाउन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म स्पीसीज होती हैं, ठीक है। यहां पर हमने स्पीसीज जो नाउन है उसके लिए एक प्रोनाउन यूज कर रखा है इट, इट होता है सिंगुलर। तो अगर इट यहाँ पे हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब स्पीसीज जो नाउन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये प्लूरल नहीं सिंगुलर नंबर में है। तो अगर ये सिंगुलर नंबर में है तो ये काउंटेबल है और बिना आर्टिकल के नहीं लिख पाएंगे, तो ए लिख दो, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट देखो बच्चे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं पढ़ाना नहीं छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं है, मैं सुधार दूंगा मैं। वो तो चलो तुम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, दूर बैठे हुए हो, तो मैं तुम्हारी ये बेवकूफी एक दो इग्नोर मार देता हूँ, सामने हो तो मैं सुधार ही दूं। 51st देखो, द स्ट्रॉन्ग इज सपोज टू मेक एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वीक। द स्ट्रॉन्ग इज सपोज टू मेक एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वीक, इसका आंसर बताओ। देखो अब समझना, ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, ठीक है, द आर्टिकल है। हमने पढ़ा कि जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ में जो किसी ह्यूमन क्वालिटी को डिस्क्राइब करें द आर्टिकल लिखकर यूज करते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है प्लूरल नंबर का, और उसका मतलब हो जाता है उस टाइप के सारे लोग। जैसे द पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपल, द रिच का मतलब हो गया रिच पीपल, द नीडी का मतलब हो गया नीडी पीपल। वैसे द स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग पीपल। तो ये प्लूरल हो गया, अगर ये प्लूरल हो गया तो इसके बाद वर्ब हमें लिखनी पड़ेगी आर। तो अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ में जो किसी ह्यूमन क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है द आर्टिकल लिखकर एज ए नाउन नाउन यूज करें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के यूज करें, तो वो प्लूरल होता है और उसकी प्लूरल फॉर्म का यूज किया, उसके साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म में लिखा करो, ठीक है। 50 सेकेंड तो मुझे लगता है आसान है, आंसर बता पाओगे तुम लोग। 3/4 मनी शैल बी इन्वेस्टेड इन यूनिट लिंक प्लान्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मेन नाउन जो है ना वो मनी है, और जो 3/4 है वो इसका मॉडिफायर है। तो हमने पढ़ा कि नाउन मॉडिफायर्स प्लूरल फॉर्म में तो नहीं लिखे जा सकते, तो ये हमने फोर्स लिखा ना, गलत है। इसको लिखो 3/4 मनी, 3/4 मनी शैल बी इन्वेस्टेड। अच्छा, अगर फोर्स ही लिखना है तो पता हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/4 ऑफ द मनी, 3/4 ऑफ द मनी, ठीक है। हाँ, तो या तो लिखो 3/4 ऑफ द मनी या लिखो 3/4 मनी, तो ये सही हो जाएगा। नाउन मॉडिफायर्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा करो। नेक्स्ट देखो, 1/3 ऑफ द कैटल ग्रेजिंग इन द मीडो इज माइन। 53rd का आंसर बताओ बच्चों।
आर माइन। देखो पता है यहाँ पे क्या है, अब ये जो सब्जेक्ट हमने लिखा ना 1/3 है। अब चूंकि 1/3 है, ये फ्रैक्शन है, तो इसका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो इसका जो हमने टोटल लिखा है ना, कैटल, कैटल नाउन प्लूरल है। तो अगर ये कैटल नाउन प्लूरल है तो ये 1/3 इसका फ्रैक्शन भी प्लूरल हो जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन प्लूरल हो जाएगा और हमने इसको सब्जेक्ट बना रखा है, तो इसके लिए जो हम वर्ब लिखेंगे वो प्लूरल लिखेंगे, आर। तो लिखो 1/3 ऑफ द कैटल ग्रेजिंग इन द मीडो आर माइन, ठीक है। फिर हमने लिखा माई फ्रेंड हैज जॉइंड अ कंपनी वेर इज जॉब इंक्लूड्स 2 वीक्स पेड वैकेशंस। तो हमने पढ़ा है वैकेशन नाउन की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म वैकेशन ही होती है, वैकेशंस मत लिखा करो। नेक्स्ट देखो, हिज वाइफ्स ब्रदर्स सर्वेंट, ठीक है, हिज वाइफ्स ब्रदर्स सर्वेंट। तो इसको लिखो द सर्वेंट ऑफ हिज वाइफ्स ब्रदर, द सर्वेंट ऑफ हिज वाइफ्स ब्रदर। ऐसा हमने क्यों लिखा समझ गए होगे, दो कंसिक्यूटिव अपस्ट्रॉफीज यूज नहीं की जा सकती, ठीक है। हम्म, टू कंसिक्यूटिव अपस्ट्रॉफीज शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पोएट हैज रिटन अ नंबर ऑफ पोएट्रीज फॉर चिल्ड्रन। पोएम्स आ जाएगा। जो हम पढ़ते लिखते हैं ना वो पोएम्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं। पोएट्री उनका स्टाइल है, लिटरेचर होता है जिसमें उनको लिखा जाता है, ठीक है। और वैसे भी पोएट्री नाउन जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। उसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि वो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। जो हम लिखते पढ़ते हैं वो पोएम होती हैं, तो उसको लिखो पोएम्स। द पोएट हैज रिटन अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 57th का आंसर बताओ बच्चों। अब देखो ये जो 57th वाला हमने क्वेश्चन लिखा है ना, ये हमने फंडामेंटल्स में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ऐसा समझना। जैसे हमने एक नाउन लिखा मैन ईटर, और हमें इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो हमने फंडामेंटल में जो हमारा वीडियो है, नंबर जिसमें चेंज करना डिस्कस किया, उसमें हमने ये पढ़ा होगा कि अगर किसी कंपाउंड नाउन में मैन और वुमेन सब्जेक्ट के तरीके से यूज किए जाएं तो दोनों वर्ड प्लूरल कर दिया करो। लेकिन अगर हम मैन और वुमेन का यूज करें किसी कंपाउंड नाउन में एज एन ऑब्जेक्ट, तो फिर मेन वर्ड को प्लूरल किया करो, इन्हें प्लूरल मत किया करो। तो मैन ईटर की प्लूरल फॉर्म लिखने के लिए हमें इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। अब देखो, एक तो इसका मीनिंग हो सकता है वन हु ईट्स मैन, कि भाई मैन ईटर का मतलब हम ये मान लें वन हु ईट्स मैन, नरभक्षी, मनुष्य को खाने वाला। या हम इसका मतलब ये मान लें अ मैन हु ईट्स, अ मैन हु ईट्स। अगर इसका मतलब होगा वन हु ईट्स मैन, तो मैन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ईट करने वाला कोई और हो गया, ठीक है। अगर इसका मतलब होगा मैन हु ईट्स, तो मैन हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसका मतलब हो जाएगा वन हु ईट्स मैन, तो हमें इसका प्लूरल फॉर्म लिखना पड़ेगा मैन ईटर्स, क्योंकि मैन ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ड है नहीं, तो मेन वर्ड ईटर है तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन अगर इसका मतलब हो जाएगा अ मैन हु ईट्स, तो मैन इसमें सब्जेक्ट है। तो अगर किसी कंपाउंड नाउन में मैन वुमेन का यूज हम एज ए सब्जेक्ट करें तो हमें दोनों वर्ड प्लूरल लिखने पड़ेंगे, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा मैन ईटर्स। अब हमें ये पता करना है कि भाई इसका क्या मीनिंग होता है। मैन ईटर का मतलब वन हु ईट्स मैन होता है या मैन हु ईट्स होता है। अगर इसका मतलब वन हु ईट्स मैन होता है तो इसकी प्लूरल फॉर्म हमें लिखनी पड़ेगी ऐसे। अगर इसका मतलब अब मैन हु ईट्स होता है तो इसकी प्लूरल फॉर्म हमें लिखनी पड़ेगी ऐसे। अब बस ये बताओ कि मैन ईटर का मीनिंग क्या होता है, ए या बी। मैन ईटर का मतलब क्या होता है, वन हु ईट्स मैन या मैन हु ईट्स। ए होता है ना, वन हु ईट्स मैन। तो मैन ईटर का मतलब नरभक्षी, मनुष्य को खाने वाला। तो इसमें मैन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म ये है, ये गलत हो गई, ठीक है। तो जो हमने मैन ईटर्स लिखा ना, ये गलत है, इसको लिखो मैन ईटर्स। मैन ईटर्स का मतलब दोज हु ईट मैन, नरभक्षी, मनुष्य को खाने वाले।
तो अगर किसी कंपाउंड नाउन में मैन वुमेन का यूज एज अ सब्जेक्ट करें तो फिर दोनों वर्ड प्लूरल क्या करो, अगर हम इनका यूज एज एन ऑब्जेक्ट करें और सब्जेक्ट कोई और हो तो फिर इन्हें प्लूरल मत क्या करो, ठीक है। फंडामेंटल्स के वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट समझा रखा है, वहां से देखना। 53rd पे आ जाते हैं। 53rd में हमने लिखा था टूरिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ गुड वेदर ऑन देयर ट्रिप। अभी जो गुड वेदर हमने लिखा नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है। वेदर इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की स्टेट का नाम वेदर होता है। तो ये नेम ऑफ स्टेट होता है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको प्लूरल फॉर्म में मत लिखो, ठीक है। वेदर को अनकाउंटेबल होता है, वेदर है, बिहेवियर है, फर्नीचर है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको सिंगुलर फॉर्म में लिखा करो हमेशा और इनके साथ एन आर्टिकल में लिखा करो। 59 देखो, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। कॉजेस, रोड एक्सीडेंट्स तो हैपनिंग होते हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक तो होता नहीं, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, तो यहाँ पे लिखो कॉजेस। फिर हमने लिखा अर्ली रिटायरमेंट इज अ रिलेटिवली न्यू फिनोमिना इन यूरोपियन कंट्रीज। अब देखो ये भी हमने फंडामेंटल में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है कि जो फिनोमिना होता है ना नाउन, ये होता है प्लूरल, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है फिनोमिनन। अच्छा, यहाँ पे वर्ड होना सिंगुलर ही चाहिए। ये वर्ड सिंगुलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसके साथ एक तो हमने आर्टिकल ए लिख रखा है और दूसरा इसके थ्रू जिस वर्ड को हम रेफर कर रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अगर ये फिनोमिना सिंगुलर हो तब तो ये ठीक है, लेकिन हमें पता है ये सिंगुलर होता नहीं है, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है फिनोमिनन। फिनोमिनन, ठीक है, ऐसे लिखो, ठीक है। तो लिखो अर्ली रिटायरमेंट इज अ रिलेटिवली न्यू फिनोमिनन इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। देखिए ये 120 क्वेश्चन हैं जो हम लोगों को असाइनमेंट में डिस्कस करने हैं। 60 क्वेश्चन हो गए आज डिस्कस, बाकी बचे हुए कल 60 डिस्कस करेंगे और तभी तुम लोगों के जो डाउट्स होंगे वो तुम लोग अपना पूछ लेना, जो भी हमने पढ़ा है नाउन चैप्टर में उससे रिलेटेड कोई भी तुम्हारा डाउट होगा तो वो कल पूछना, कल ही बताऊंगा, टाइम बच जाएगा तो उसी में बताएंगे, ठीक है। हाँ, कल अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। तो ये जो आपके बचे हुए 60 क्वेश्चन हैं ये कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट के जो बच गए वो, और आप लोगों के डाउट्स भी कल ही लेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए टाइम हो गया है तो सभी को थैंक्स, ठीक है। बच्चे जो आप 52 वगैरह पूछ रहे हो ना, ये सब कल ही पूछना, कल सारे बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए आप सभी को बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक्स एवरीबॉडी।